भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और इस कड़ी में आज बीजेपी ने बंगाल में एक लोगों से सोनार बांग्ला कैसे बनाया जाए इसकी शुरुआत करने के लिए लोगों से राय मांगी है और इसके लिए खासतौर से 2 करोड़ लोगों तक उन्होंने पहुंचने का एक सिलसिला बनाया है और उन्होंने कहा कि अपनी राय जो है वो जो सुझाव है वो आप एक पेटी में डालें जिससे वो अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे और सोनार बांग्ला कैसे बनना है ये बीजेपी बंगाल के लोगों से पूछकर तय करना चाहती है। तो सबसे पहले ये इस पर बात और फिर उसके बाद अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ कराएंगे। तो हमारी कोशिश है कि बंगाल की जनता ये सोनार बांग्ला बनाने में किस तरीके से योगदान कर सकती है, क्या उसकी आशाएं हैं, क्या उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको हम समावेश करना चाहेंगे। और हम हमेशा ये मानते हैं कि सारी बुद्धि सिर्फ हमारे पास है, ऐसा नहीं है। बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है। इसलिए उनको समावेश करना, उनको साथ में जोड़ना और उनके विचारों को, उनके सुझावों को साथ लेके चलना, ये हम लोगों ने तय किया है। इसी कार्य को लेते हुए लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं, एक व्यापक सुझाव लेने वाले हैं, 2 करोड़ से ज़्यादा। और उसी तरीके से विभिन्न स्तरों पर लोगों का सहयोग मिले, सुझाव मिले, इसको हम करने वाले हैं। तो बहुत कुछ दिल्ली के चुनाव की याद आई जिसमें आम आदमी पार्टी भी सुझाव और इन सब के बात करती थी, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि वो सुझाव लेना चाहती है और लोगों तक पहुंचना चाहती है। 2 करोड़ का उन्होंने एक तैयार किया है मैप कि 2 करोड़ तक लोगों तक उनको पहुंचना है। जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम तारुफ आपसे करा दें। सुपर्णो मोइत्रा हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सुपर्णो दा। हमारे साथ संजू वर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने, बीजेपी का पक्ष रखने के माफ करिएगा। नमस्कार संजू जी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। शाहिना जावेद कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं, थैंक यू सो मच शाहिना जी। प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ एक बार जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच प्रोफेसर। और मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बातचीत का थैंक यू पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। तो शुरुआत सबसे पहले ये कि कांग्रेस, शाइना जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ टीएमसी के उसके बाद, कि एक 2 करोड़ लोगों तक पहुँचने का उन्होंने रखा है और ख़ास तौर से सोनार बांग्ला कैसे बने इसका एक रोड मैप इन्होंने तैयार करना है। तो लिहाजा लोगों की राय शुमारी और उसके बाद सोनार बांग्ला की एक तैयारी। जी पहले तो मैं बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला, तो सोनार हिंदुस्तान तो अभी बना नहीं सके। जो 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने किया था, अभी तक से वो रोजगार लोगों को मिली नहीं। देश के जीडीपी का जो हालत है, दिन पर दिन जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल का दाम है, गैस की कीमत को देखिए कि अभी 820 रुपए तक पहुंच गई है। तो आप देश को तो सोनार हिंदुस्तान बना नहीं सके पिछले 7-8 सालों में, तो आप सोनार बांग्ला कैसे बनाने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जिन लोगों को लेकर आप सोनार बांग्ला बनाना चाह रहे हैं वो सारे ही तो टीएमसी में थे, सारे ही गोरू चोरी, कोयला चोरी, चावल चोरी जैसे आरोपों से जुड़े हुए थे। कुछ लोग जिसमें से आपका जो मुकुल राय है, जो बीजेपी के अभी बीजेपी में है, उनके ऊपर तो शारदा जैसे आरोप भी लगा हुआ है। आप उनके घर सीबीआई भेजे, आपके पार्टी में आया तो सब धुल गया, ये कैसे हुआ? अब कौन सा आइडियोलॉजी, कौन सा नैरेटिव तैयार करे सोनार बांग्ला बनाने के लिए, और किसको लेकर आप सोनार बांग्ला बनाने वाले? थैंक यू। आपका रिमार्क, ओपनिंग रिमार्क सोनार बांग्ला को लेकर बीजेपी की जो मुहिम उस पर। सुपर्णो मोइत्रा टीएमसी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। दादा आपका रिमार्क, ओपनिंग रिमार्क सुपर्णो मोइत्रा। देखिए, पहले तो मैं आपको और जितने भी सहयोगी आज इस अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे हैं और तमाम जो लोग इस अनुष्ठान को देख रहे हैं, आपके ज़रिए उनको मैं नमन करता हूं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। ये जो बात बहन ने कहा, बहन ने जो अभी जो जिक्र किया, तो सोने की बात वो कह रहे थे, तो मैं 2-3 चीज़ बस कहना चाहता हूँ कि
परिवर्तन यात्रा बंगाल में वो लोग चला रहे थे, जिनका आज सुना मैंने कि आज वो समाप्त हुआ। तो पहला ये मैं कहना चाहता हूँ कि 6.5 साल में करीब 5 क्षेत्र में तो मैं खुद परिवर्तन देख रहा हूँ, जिनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। किस किस परिवर्तन उन्होंने किया? पहला परिवर्तन जो किया, जो देश में जो भाईचारा का जो माहौल था उसको वो क्या किया, धार्मिक ध्रुवीकरण में उन्होंने परिवर्तित किया। जो आशा का माहौल था उन्होंने निराशा में परिवर्तित किया। जो संप्रीति का माहौल था वो घृणा में परिवर्तित किया। जो एक चलती हुई अर्थव्यवस्था है उनको उन्होंने पंगु बना दिया और एक लोकतंत्र को उन्होंने सत्तावादी बना दिया। तो पहले तो उनको मुबारकबाद ये 5 क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए। रही बात अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 4 आंकड़े भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैडम जो है मैं समझता हूँ वो अर्थशास्त्री भी हैं, तो वो अच्छी तरह से और उनका काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड भी है, वो समझ जाएंगे मेरी बात यह है कि पहला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का कि 41 साल में पहली बार जो वृद्धि जिसको हम जीडीपी कहते हैं वो पहली बार एक नया रिकॉर्ड नीचे की तरफ जा रही है। 7.7% वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये एक रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड बेरोज़गारी, 45 साल में वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का रिकॉर्ड वो करने में वो कामयाब रहे हैं। तीसरी कामयाबी जो हम नए निवेश की बात करते हैं, अगर जीडीपी के अनुपात में नए निवेश की बात करता हूं तो 20 साल में वो भी सबसे कम, जिस करीब 24% वो नीचे आ रहे हैं। और आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उनका जो लेटेस्ट फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मैडम जेपी मॉर्गन में भी रह चुके हैं, शायद एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से वो बात को समझेंगे। तो जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो लेटेस्ट आया है, जिसको हम स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, उसको भी बैड लोन्स या ऋण खिलाफी का जो बात है वो करीब इस बार जो लास्ट ईयर 7% था उससे बढ़कर 14% वो अभी जाके सितंबर 2021 तक पहुंचने वाले हैं। और मैं एक देवानंद साहब का पुराना गाना याद कर रहा था, बंगाल और गाना ना हो एक ये कैसे हो सकता प्रतीक भाई, अर्थव्यवस्था तो गाना में याद आ रहा था। तो मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ये सोच रहा था कि वो देवानंद साहब का जो गाना था कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और सहकारी संघवाद को धुएं में उड़ाता चला गया। वो मुंह में तो सहकारी संघवाद का बात करते रहते हैं, लेकिन वो सहकारी संघवाद को वो धुएं में उड़ाता चला गया। और अभी पीएम जो बात है वो अंग्रेजी में वो विश्वास करते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन और मॉनिटाइजेशन का बात करते हैं, और उसका हिंदी ट्रांसलेट करूं वो भी नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, क्योंकि एक है पहला चीज़ जो है वो है निजीकरण और दूसरा है मुद्रीकरण। प्रतीक भाई नमस्कार। थैंक यू। आपने तो बहुत पूरी अर्थव्यवस्था समझा दी मौजूदा समय की अपने तरह से, और गाने पे लाके छोड़ा है आपने। और उस गाने की दूसरी लाइन भी आपने कही नहीं, लेकिन सब परिचित हैं, बड़ा सुपरिचित गाना है वो। संजू वर्मा जी, आपके लिए अच्छा मंच तैयार हो गया बोलने के लिए। जी प्रतीक जी मेरे ऑडियो में दिक्कत थी। मैं पहले जानना चाहती हूं कि ये जो महाशय आंकड़े दे रहे थे ये कहां के आंकड़े दे रहे थे? हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का। आप खुद ही वाकिफ है इससे। जी ओके, अभी मैं कुछ कहना चाहती हूं। भारतवर्ष का आंकड़े दे रहा था जिससे आप ओके बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैंने सुन लिया। अभी आप मेरी बात धैर्य से सुनिए, मैंने आपको बिल्कुल टोका नहीं। प्रतीक जी मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगी, भारत के कुछ आंकड़े आपको बता दूं। 2019 में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो पूरे वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। फरवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बनी। अभी ये बता दूं कि कोविड के चलते सभी देशों में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आनी दिखी हमको पिछले साल। भारत कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, पर आईएमएफ, आप किसी को विश्वास मत कीजिए, आरएसएस पर विश्वास मत कीजिए, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास मत कीजिए, पर आईएमएफ के आंकड़े आपको मानने पड़ेंगे। आईएमएफ ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो मुहिम और जंग
मोदी सरकार ने चालू की, उसके चलते सबसे तेज गति से रिकवरी जो आएगी इस साल और 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2021-22, वो सबसे तेज गति से रफ्तार आएगी भारत में। भारत की जीडीपी ग्रोथ होगी 11.5%। मैं रिपीट करती हूं, 11.5% जीडीपी ग्रोथ, ये एस्टीमेट है अगले एक साल का आईएमएफ का। तो प्लीज यहां पर आरएसएस संघ वगैरह को मत लाइए। और मैं इन महाशय को बता दूं, आप बड़ी बड़ी बात करते हैं तो सुनिए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, ये जाकर आप चेक कर लीजिए मेरी बात पर, चाहे आप विश्वास करें ना करें, एंटोनियो गुएत्रास ने कहा है पूरे ग्लोब में यदि किसी एक देश की कोविड का इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्था सराहनीय है, वो है मोदी सरकार की। अपने ही देशवासियों को और अब तक 21 से ज्यादा देशों में हमने मुफ्त में कोविड वैक्सीन पहुंचाई है, जो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। कहां लोग कहते थे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और आज हम यूएस, यूके, चाइना, मालदीव्स, पोर्टुगल, श्रीलंका, नेपाल, कोई ऐसा देश नहीं है जिसको भारत की तरफ से कोविड महामारी के चलते चाहे फूड एड, चाहे अम्यूनिशंस, चाहे मेडिसिन, चाहे लाइफ सेविंग ड्रग्स हमने पहुंचाई हैं। तो जो हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, उसका सबसे सही रूपांतरण मोदी सरकार ने दिखाया है। बात करते हैं बंगाल की। बंगाल के आंकड़े आपको बता दूं, बंगाल किसी जमाने में एक भद्रलोक सोसाइटी के लिए जाना जाता था। एनसीआरबी कहता है कि 2017 में 822 कम्युनल इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुए, जिसमें 111 लोगों की मौत हुई, और उन 111 में आप सुनकर ताज्जुब करेंगे प्रदीप जी, 58 डेथ्स, 98 लोग तो सिर्फ बंगाल से मरे। चाहे 2016 के माल्डा राइट्स हो, चाहे 2017 के बशीरहाट दंगे हो, चाहे 2018 के आसनसोल दंगे हो, चाहे 2019 के एंटी सीएए दंगे हो, चाहे 2020 के भद्रेश्वर के दंगे हो, ममता दीदी के शासन में बंगाल ने सिर्फ अराजकता, उपद्रवता, दंगाईपन, हिंसा देखी है। तो आंकड़ों की बात आप करते हैं तो पहले बताइए, अर्थव्यवस्था तो दूसरी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। सुपर्णा कुछ बोलना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। राइट संजू, राइट संजू, क्या करें? राइट संजू, मैं सुपर्णा को कुछ ऐड करना चाहते हैं जी, क्विक रिस्पॉन्स। सुपर्णा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपने में बात रख रही हैं, लेकिन सच देश के सामने है। और जो अंग्रेज़ी में हम जीडी के बारे में बात करते हैं, उसके लिए फिर से दोबारा मुबारकबाद देना चाहता हूं कि गैस का जो दाम है, कुकिंग गैस का, वो एक महीने में 100 रुपया बढ़ गया है, अभी 800 प्लस हो गया है। और पेट्रोल, मैडम मेरे को बात करने दीजिए, मैडम मेरे को बात करने दीजिए। प्रति सिलेंडर गैस सिलेंडर का भाव, मोदी सरकार मैडम मेरे को बात, गैस सिलेंडर का प्राइस मैडम 580 से 770 रुपए है। गैस सिलेंडर के दामों में 40% की कटौती हुई है। गैस सिलेंडर के दामों में पिछले 6.5 सालों में 40% की कटौती हुई है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रही जी, आपको पता है 2014 में कोलकाता में गैस सिलेंडर का भाव क्या था? संजू वर्मा, पता है कि नहीं? 1270 रुपए। संजू वर्मा जी, कोलकाता में गैस सिलेंडर का भाव क्या है? 770 रुपए। झूठ मत बोलिए, 40% की कटौती हुई है मोदी सरकार से गैस सिलेंडर के दाम में। मैडम नहीं प्रतीक जी, आप इनको झूठ मत बोलने दीजिए। आंकड़ों के साथ झूठ नहीं बोल सकते। आंकड़े देने हैं आप दीजिए, पर सही आंकड़े दीजिए, सही आंकड़े दीजिए। संजू जी कुछ बोल रहे, भाव क्या था? संजू जी कुछ बोलने तो दीजिए। 1270 रुपए सिलेंडर का दाम, आज एक सिलेंडर का दाम 770 रुपए है। 40% से ज्यादा कटौती हुई है। मैडम मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं, संजू जी, मेरे प्रोड्यूसर जी कह रहे हैं कि प्रतीक जी आप तो कुछ बोल लीजिए, संजू जी तो रुक ही नहीं रही हैं। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं आप तो बोलिए प्रतीक जी। सॉरी प्रतीक जी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कभी कभी किसी का दिन नहीं होता अच्छा।
जी बोलिए, कुछ जवाब देना चाहते हैं सुपर्णो? में आता हूं मैं आपके पास, मैं आता हूं। जी बोलिए दादा, बस बोलिए दादा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। कभी कभी माहौल अच्छा होना मैं खाली चाहिए। एक ही सेकंड में जवाब देता हूं प्रतीक भाई, क्योंकि जी। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। मैं खाली बीजेपी का प्रवक्ता को यही कहना चाहता हूं कि जो उनका जो असहनशील मानसिकता है आजकल संसद में भी वैसे दिखाई देता है, तो थोड़ा विनती करूंगा कि बाकी लोगों को भी आपने थोड़ा डेरेक बोलने का ओब्रायन ने ये दे, जो और दंगाईपना अभिव्यक्ति और दिखाया बोलने पे संसद में, आप बीजेपी की अभिव्यक्ति मानसिकता के बारे में मत बात अभिव्यक्ति कीजिए। थोड़ा डेरेक बोलने दीजिए ना, ओब्रायन ने जो अब थोड़ा हिंसात्मक मानसिकता बोलने दिखाई, दीजिए, डेरेक ओब्रायन ने थोड़ा जो बोलने दीजिए, हिंसात्मक मानसिकता दिखाई, थोड़ा बोलने राज्यसभा दीजिए, में डेप्यूटी थोड़ा चेयर के थोड़ा बोलने सामने दीजिए। फार्म लॉज को फाड़ थोड़ा कर बोलने प्रोफेसर दीजिए। अभिनिजेश, प्रोफेसर अभिनिजेश जी, थोड़ा बोलने दीजिए। प्रोफेसर अभिनिजेश, मैं रोकता हूँ, दोनों को ऑडियो डाउन, संजू जी ऑडियो डाउन। प्रोफेसर अभिनिजेश जी हमारी तरफ देख रहे होंगे, आज सोच रहे होंगे कि आज प्रतीक भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और डिबेट को वैसे ही होने दे रहे हैं। मैं नहीं, वास्तव में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुनना चाहता था। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ दादा आपके पास, लेकिन प्रोफेसर अभिनिजेश कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि पैनल पे और भी लोग हैं। जी प्रोफेसर। प्रतीक जी, आज आप ना प्रतीक रूप में बैठे हुए हैं। नहीं, कभी कभी डिबेट बहुत अच्छी होती है, और आंकड़े पे जब बात होने लगे तो फिर आप चुप बैठिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौके आते हैं जब कोई अर्थव्यवस्था से बात शुरू करे और अर्थव्यवस्था पे बात होने, अमूमन बात कहीं और से शुरू होती है, लेकिन आज अच्छी बात थी, आंकड़ों पे बात शुरू हुई। और क्योंकि संजू वर्मा भी उसी फील्ड से आती हैं तो उन्होंने भी बड़े अच्छे जवाब दिए। लेकिन मैं आता हूं दादा आपके पास आता, प्रोफेसर अभिजित अवस्थी जी डिबेट का रुख तय करें। लगा जी। कि सुपर्णो जी कोई बात करेंगे, लेकिन मुझे हैरत और दुख इस बात की होती है कि आप कह रहे हैं कि पिछले 6 साल में, 10 साल में, 40 साल, अरे पिछले 100 साल में ऐसी कोई महामारी नहीं हुई। आपको शायद मालूम नहीं है, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महामारी नहीं देखी होगी जिसमें टोटल लॉकडाउन हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में आदमी ना जा सकता हो। ऐसा कभी देखा था क्या? कभी देखा सुना था क्या इससे पहले? अगर देखा सुना हो तो जरूर बताइएगा। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था क्या हाल है? एक बात। दूसरे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने जो भविष्यवाणी की है वो संजू जी ने बता दी है। कहीं से भी देख लीजिए, फास्टेस्ट एंड रियल ग्रोथ चाइना से भी ज्यादा भारत की दिखाई जा रही है, जो प्रोजेक्ट की जा रही है। वो आप बताएंगे नहीं क्योंकि आपको झूठ बोलना है। अब सबसे बड़ी बात प्रतीक पता है क्या है? कि ये कहते हैं कि ये सब बेरोजगारी बढ़ रही है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, महंगाई बढ़ रही है, ये सब कुछ। इसके बावजूद ये क्यों हारता है विपक्ष? क्यों? क्योंकि ये झूठ बोलता है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर वास्तविकता ये है कि ग्राउंड लेवल पर व्यक्ति कहता है मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है। ये आकर के टेलीविजन पे आके झूठ बोल जाते हैं, उससे ये खुश हो जाते हैं कि हमने ये झूठ बोल दिया, शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए। वो समझ में आता नहीं है लोगों को, क्योंकि जिसको मिल रहा है उसको तो मालूम है कि मुझे मिल रहा है, वो झूठ बोल रहा है और इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। और इसलिए दिन पर दिन विपक्ष जो है इररिलेवेंट होता जा रहा है। आप, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन संजू जी की बात का जवाब दीजिए ना कि पहले कितना गैस का दाम था और अब कितना गैस का दाम है। पहले कितने दंगे हुए थे? 55,000 दंगे हुए 1947 से 70 साल में। आप समझ गए बशीर हाट में क्या हाथ हुई थी? उसको आप अहिंसा कहते हैं, उसको शांति कहते हैं। मालदा में, मुर्शिदाबाद में, कहा आसनसोल में, कहा वीरभूम में, कहां का नाम लूं आपको मैं? बताइए। कम से कम मैं इनसे, सुपर्णो दास से मैं उम्मीद रखता था कि भद्र पुरुष लग रहे हैं, सच बात करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कमी है दूसरी पार्टी में उसमें जरूर दिखाई, लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं आप? और समझते हैं झूठ बोल के जीत जाएंगे क्या? आप उत्तर से भागना पड़ेगा दक्षिण में। जो झूठ बोलते हैं फिर यही हाल होता है उनका। वो ढूंढते फिरते हैं अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी कोई सेफ मिल जाए हमें, ये हालत होती है। इसलिए आप आंकड़ों की बात करिए, इंटरनेशनल एजेंसीज की बात करिए। संजीव वर्मा ने IMF कहा, वर्ल्ड बैंक कहा, WHO कहा, UNO कहा। आप इन सब पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? और कल तक जो इस वैक्सीन की, भारत की वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए थे अंतरराष्ट्रीय एजेंटों से पैसे लेकर के, आज वो लोग मांग रहे हैं कि हमें हमारे राज्य में और दो वैक्सीन, हमारे राज्य में और वैक्सीन दो। जी बिल्कुल सच यही है ना? मैं आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा हूं। लेकिन एक लाइन आपने कह दिया कि उत्तर से दक्षिण भागना पड़ता है। शाहिना जावेद जी, ये आप ही की तरफ इशारा था। मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा इसका जवाब देने के लिए। आप तैयार रहिएगा कि उनको उत्तर से दक्षिण की तरफ जाना पड़ता है। ये महीन बात थी जो उन्होंने धीरे से कही, लेकिन इशारा आप ही की तरफ था। मैं आता हूं, लेकिन पहले मनोजित मंडल जी के पास होके दादा, फिर मैं आता हूं। जी डिबेट फिर ओपन करता हूं मैं।
जी मनोजीत जी, मंडल, जी। आपका ओपनिंग रिमार्क, देन फिर डिबेट जी ऊपर। देखिए मैं आज झूठ का ही राजनीति हो रहा है तो मैं और 2-3 झूठ बोल लूं। और अच्छा। मेरे खास दोस्त सुपर्णदा बैठे हैं वहां पर, सुपर्णदा के साथ में और एक 2-3 झूठ ऐड कर देता हूं। ये महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक घोटाला, ये एक झूठ है, बहुत बड़ी झूठ है, जहां 25,000 करोड़ रुपया का घोटाला है, लेकिन झूठ है। सबको दिखता है कैसे हाहाकार बच गए थे रास्ते के ऊपर। और ये पैंडेमिक से पहले हुआ था, पैंडेमिक के बाद नहीं। ठीक है, यस बैंक घोटाला ये भी पैंडेमिक से पहले हुआ था, पैंडेमिक के बाद नहीं। सब पकड़ा गया है। 70 अरे कौन है भाई साहब, बीच में रोक रहे हो? अरे आप वही है। बंगाल में वही है जो दीदी आपका के झूठ चलते पकड़ता है। शारदा देखिए, घोटाले इस की तरह का- बात इस तरह करिए, का भद्र लोग हैं, नारदा इस तरह का घोटाले की भद्र बात पार्टी करिए, है। हमें देखिए, राजीव गांधी के की इस घोटाले तरह की का बात भद्र करिए। पार्टी है। दो ये बात अपराध कह दिया, है। दो बात कह दिया, कैसे लग गया PMC में, मिर्ची? यस बैंक में कैसे मिर्ची आप लगा? अपना- कैसे मिर्ची लग गई? देखिए, दो बात आप कैसे? रोज दो बात। वैली घोटाले की अरे बात दो करिए, बात। दीदी के अरे चलते, दो बात कही, दीदी मिर्ची के लग गई। चलते दो बात कही, शारदा मिर्ची घोटाले लग की गई। बात दो बात कही, मिर्ची ममता लग गई। बनर्जी के इस नाक तरह के का तले intolerance नारदा देखिए, घोटाले की बात करिए, इस तरह का ममता बनर्जी के intolerant ये नाक लोग के देखिए। तले ये लोग देश की शासन कर साइकिलों रहे के लिए हैं। आपको जो हाँ, 5,000 करोड़ रुपए दिए थे, इन लोगों का उसमें सहन से शक्ति 90% इन आपने लोगों खुद का डबल कर सहन लिया। शक्ति देखिए, किस 90% तरह का इंटॉलरेंट है। लोगों को 5,000 बोलने करोड़ से नहीं ममता देते दीदी ने हैं, खुद लोगों को गबन कर गला लिया, घोट अपने देते हैं पॉकेट बीच में डाल में। लिया। बात तो करते यहाँ हैं पर भद्र आकर लोग बीजेपी की, को लेकिन गला भ्रष्टाचार लोगों के बीच में भर देते हैं। सिर्फ दो ही बात कहा प्रतीक जी ने, उन लोगों को लग गई आग। और दो बात मैं कह देता हूं, 70,000 करोड़ का घोटाला 4 आदमी ने किया है, जो 4 आदमी मोदी साहब का खास दोस्त थे। नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, विजय माल्या, नीरव मोदी, और बाहर लंदन में जाके ऐश कर रहे हैं। नाम बताया आपने, ये भी एक नीरव मोदी सबसे का नाम बड़ा 2 बार झूठ बोल है। दिया। 70,000 करोड़ का झूठ बोल रहा हूं मैं। ये भी एक है बैंक, जिन बैंकों के ये लोगों ने लूटा था, वो पंजाब नेशनल बैंक और छोटे मोटे जो बैंक, वो अभी एक साथ आने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि ये लोग ने लूट के चले गए। ये साहब कौन है सबको पता है, छोटा मोदी है, और एक छोटा मोदी है अभी लंदन में ऐश कर रही है। ये भी झूठ है। पैंडेमिक के बारे में बात किया। बिहार में हम देखे कैसे एक बच्चा रो रहे थे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम देखे। आप पैंडेमिक के बारे में बात कर रहे थे ना, वो जो उनके माँ का दहन, माँ के डेड बॉडी के ऊपर कैसे रो रहे थे, सीना चोट करके हमने देखा था। ये भी आपका इमेज है। रेलवे ट्रैक में किसे कैसे लोगों को मरवाया गया था, ये भी हमने देखा था। और फार्मर्स लोग अभी दिल्ली के बाहर कैसे हाहाकार त्राही रहा। Professor Vijay Awasthi, and then Sanju Verma. Debate is open now. The debate is open. Professor Vijay Awasthi, then Sanju Verma. Sanju Verma, वेट करिएगा। मनोजीत मंडल, मुझे आपका दर्द समझ में आ रहा है। आज नीरव मोदी के एक्सट्रेडिशन की जो वहां पे एक कार्यवाही पूरी हुई है, तो सबसे बड़ा दर्द होगा, क्योंकि सच बोलेगा वो, सच बोलेगा ना वो। विजय माल्या वहां पे रो रहा है, कई बार रोते हुए, आंसू लेते हुए। पहले वाले सब भाग गए, पहले अरे वाले हाँ, जो लेके आओ भाग जाते पहले, थे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेके आओ। किसी के जो तो बीच में लूट बोल के रहे हैं आप। माल ले गए हैं, लूट के माल के साथ लेके आओ इस देश में। मुझे मालूम है क्या दर्द बात हो करो? आपको, मुझे पहले मालूम है। लेके आओ लूट के माल एक और साथ। होना चाहिए। 70,000 सारे करोड़ लूट के ले गए, आपके सारे झूठ नाक पर से दर्द नीचे होना बड़ा के जायज है। उन लोगों को और अभी लेके आओ माल समेत, काम उसके दर्द हो रहा है। बाद बात करो। और भी दर्द होने वाला है, अभी और भी दर्द होने वाला है। अरे पीएमसी माल बैंक को लेके आओ, उसके बाद बात करो। लोगों को, कितने लोगों को, कितने लोगों का आत्महत्या की है। ये डिमाइटेशन का मालिक कहाँ गया? इन लोगों ने लूट के ले गया। ये डिमाइटेशन का मालिक इन लोगों ने लूट के ले गया। दादा मनोजीत दा सामने आने वाला है, जी जी, सब सामने आने वाला। भैया काय को डर रहे हो तुम? काय को डर रहे हो? कितनी देर झूठ बोल लोगे? मुझे मालूम है संजू वर्मा आपको दर्द होगा इस समय। आज नीरव मोदी की खबर के बाद दर्द है, आपको याद आया ना? अब आपको अभी दर्द लगा। बहुत देर है क्योंकि भाई साहब, अभी आपका दिल्ली नाम बहुत आएगा दूर उसमें, है। आपका नाम हम सबको आएगा, पता है। इसलिए आपने नीरव मोदी बोले। एक जजमेंट के लिए मोदी अभी बोले, दिल्ली नाम बहुत याद दूर आपका है। ना? अभी नाम कोर्ट ऑफ बताएगा। अपील्स है। जी संजू वर्मा, काउंसिल है, आपको पता नहीं। सबका नाम बताएगा। प्रतीक मनोजीत जी, मैं मंडल, डिबेट पर आना चाहती हूँ। राइट संजू वर्मा, ये संजू वर्मा, महाशय दोनों बहुत बोल लिए। जी संजू वर्मा। प्रतीक तो आप जी, गला कट मैं लोगे ना, मैं इस आपके डिबेट परमिशन में, लेना पड़ेगा मैडम अच्छा जी। अभी मुझे बोलने दीजिए। मनोजीत मंडल, आपने बहुत आपको कुछ कैसा कह लग दिया। रहा था? मनोजीत अरे मंडल, जब डिबेट आप- यहाँ पर जब आपने बंगाल मेरे पर को है, ठोक रहे थे, कैसा लग डिबेट रहे यहाँ थे? नरेंद्र मोदी सरकार पर नहीं है।
मैं आपको आज चुनौती देती हूं लाइव डिबेट में, जो अमित शाह, जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में कहा है, बंगाल में बीजेपी 200 सीटों से ज्यादा की जीत का आंकलन करेगी। तृणमूल कांग्रेस, पीसी और भाईपो, मई महीने के बाद पता आप चलेगा ना, लोगों का खेल खत्म हो गया मई महीने के बाद पता चलेगा ना। आप देखिए ना, आप सपना देखिए, सपना देखने के लिए कोई थोड़ी पैसा लगता है क्या? अरे देखिए ना, अभी इवनिंग ड्रीम, अभी 6:10 है ना। अब ड्रीम करो इवनिंग सपना देखो, सपना देखने कोई है ऑडियो डाउन। मेरा घड़ी पे ध्यान गया ही नहीं था। संजू वर्मा जी, आपने कहा 6:10 हो गया, तब मुझे ध्यान आया है तो वक्त है ब्रेक का, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आता हूँ। हालांकि डिबेट आज शुरू हुई थी आंकड़ों पे, लेकिन पहुंच गई तीखी आवाज में। लौटता हूं, वक्त छोटे से ब्रेक का। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, उनसे सीधे रुक करेंगे। और टीएमसी के प्रवक्ता सुपर्ण, मैं आ रहा हूँ संजू वर्मा जी, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल ऑफकोर्स आ रहा हूँ। सुपर्णो दा हमारे साथ मौजूद है। सुपर्णो दा, आज दीदी ने ई रिक्शा पे बैठ के ट्रैवल किया, लेकिन लोगों ने कहा कि पीछे तो मोटरसाइकिल का बड़ा काफिला चल रहा था, जितना बचाया नहीं उतना तो पेट्रोल फूंक दिया। सुपर्णो मोइत्रा, प्रतीक जी, मैं बात करने के पहले एक चीज़ आपसे विनती करता हूँ कि जब हम बात करें तो एक डेढ़ में कुछ पहले तो बोलने दिया जाए, क्योंकि और भी चीज़ कहना चाहता हूँ कि पिछले सत्र में 2-3 बातों का इस्तेमाल हुआ था कि दीदी और भतीजे का, दीदी का चमचा की शब्द का इस्तेमाल किया गया है एक, और बार बार झूठ बोल रहे ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो आज का जो अनुष्ठान है जो देख रहे हैं, तो इसमें ये सारे शब्द शामिल ना हो और हम लोग एक शालीनता से पेश आए। तो अगर हम लोग एक दूसरे से अलग भी बात करते हैं तो ज़रूर वो बात करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज दादा एक बात कहना चाहूँगा, दादा एक बात कहना चाहूँगा। हाँ, कहिए। आप बड़ा मीठा बोलते हैं। शुक्रिया, बंगाल का शायद मिठास है, बाकी लोग भी उतना ही मीठे हैं, मैं समझता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो देश का जो स्थिति है जी, जो आज जो देश का स्थिति है, मैंने जो आंकड़े दिए थे, बाकी जो भी वहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल उनका वो हक बनता है कि वो जाके दोबारा उस चीज़ को देख सकते हैं कि हमने सच कहा कि झूठ कहा, क्या देख सकते हैं। एक दूसरी बात है कि बंगाल के बारे में बात जब हो रहा था, और संजू वर्मा जी भी बार बार बंगाल की जिक्र कर रहे हैं, अग्निवेश जी भी बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोकतंत्र में 10 साल हमने एक सरकार यहाँ पे चलाया, और एक सरकार किस आधार पे हमने सरकार चलाया? जो सरकार हमने चलाया वो कल्याण अभिविन्यास का सरकार चलाया, विकास अभिविन्यास का सरकार चलाया, विशिष्टता, और 34 साल के जो वाम शासन है उसके बाद जो अवसंरचना जो एकदम नीचे आ गया था, उस पे हमने किया। और जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हम लोगों ने लाए, जो कि संविधान में आज ये हकीकत है, और इसमें कोई झूठ शायद किसी को लगेगा नहीं, कि आज 130 करोड़ के देश में अभी भी 88 करोड़ लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे रहते हैं, और बंगाल भी इससे बाहर नहीं है। तो किसी भी सरकार को, और हमारा भी सरकार का वो फर्ज बनता था कि जितने भी गरीब लोग हैं, कल्याणकारी योजनाएं, और जितने भी योजनाएं हैं, शास्त्रीय साथी या जो भी योजनाएं हैं, मैं दूसरे चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं योजना के बारे में या उसका चिंतन के बारे में बात करना चाहता हूँ। उससे काफ़ी लोगों को स्वास्थ्य मिला, शिक्षा मिला। मैं बोल सकता हूँ बीच में, मुझे इजाज़त है, और मैं आपको रोक भी सकता हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं आपको बीच में नहीं, संजू मैं आ रहा हूँ, संजू आ रहा हूँ, लेकिन 1 by 1। लेकिन दादा एक बात बताइए, जब आप संविधान की बात कहते हैं, जब आप विन्यास करते हैं, तमाम सारी चीज़ें बोलते हैं, तो एक चीज़ बताइए, परिवर्तन रैली होना चाह रही थी तो उसमें क्यों रोकने की बात? ओवैसी साहब आना चाहते हैं तो आप उनको रोकने की बात करते हैं, आखिर क्यों? ये क्यों? जब आप संविधान का हवाला देते हैं तो बोलने का अधिकार भी देने हैं।
बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी, बिल्कुल आपने इतना सुंदर सवाल पूछा, मेरे कान पे पहुंचा और मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला चीज़ मैं ये समझा देता हूँ कि जब मैं आज आपका अनुष्ठान में जो आया हूँ, मैं एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार या प्रशासन का यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। और जब भाजपा ने अपना परिवर्तन यात्रा के लिए जो राज्य के मुख्य सचिव जो है उनको जो चिट्ठी लिखा था, उसके जवाब में उन्होंने वो लिखा था कि आप पुलिस या प्रशासन से आप वार्तालाप कीजिए और उसके बाद वो उस चीज का जायजा लेने के बाद। ये गलत है, ये बोलिए तो बोलते ही जा रहे हैं प्रतीक जी, दिस इज नॉट फेयर। हमें भी बोलने का मौका दीजिए। एक आदमी इतना लंबा बोलेगा तो दूसरे कम बोलेंगे। मेरा घड़ी पे ध्यान है। बोलिए दादा, दूसरी बात कहिए। नहीं संजू जी, दूसरी बात कहिए दादा, दूसरी बात कहिए जी। दूसरी बात कहिए। तो पुलिस और प्रशासन ने उनको रोका नहीं, इसीलिए परिवर्तन यात्रा हो पाया। और जहाँ तक वाईसी साहब का भी बात है, वो भी लोकतंत्र में वो भी चुनाव लड़ सकते हैं और कोई भी यहाँ पे आके लड़ सकते हैं। तो ये जो बेबुनियाद बातें और जो प्रचार प्रसारण में विश्वास करके ये झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, प्रतीक जी, मैं चाहता हूं कि आप उस बात को नजरअंदाज कर दें। राइट, अब बोलिए संजू जी, बोलिए संजू जी। प्रतीक जी, अभी ये इतना, प्रतीक जी मेरी एक विनती है, आप जब ये बोल रहे थे आपने सिर्फ इनको स्क्रीन पर रखा हुआ था और इन्होंने बिना रोक टोक के बोला। मैं अपनी बात तभी कहूंगी यदि मेरे को भी वही ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि मैं जब बोल रही हूँ बाकी सब स्क्रीन पर आकर दखल देंगे तो मुझे ये पसंद नहीं। इनकी बात हमने शालीनता से सुनी, पर अभी स्क्रीन पर आप मुझे लीजिए, मैं कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। जी बोलिए। टेलीविजन तो आजकल जो भी चाहे जैसे भी चाहे इस्तेमाल करे, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव का समय आप इस्तेमाल होइए करने के लिए तैयार है। चलिए बोलिए संजू जी। नहीं, आपने अभी स्क्रीन पर इनको भी रखा हुआ है, जबकि ये बात कर रहे थे तो आपने मुझे नहीं रखा था। ये अकेले बोले 4 से 5 मिनट, तो प्लीज आप मेरे को अभी रखिए, मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। नहीं, आप स्क्रीन पर हैं, पूरी स्क्रीन पर आप ही हैं, देखिए, चाहे पूछिए किसी से, कार्यालय में पूछिए, आप ही हैं। प्रतीक जी, आपकी डिबेट, प्रतीक जी आपकी डिबेट में बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है और सिर्फ आंकड़ों के जरिए मैं अपनी बात नहीं करना चाहती, पर आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहली बात तो जो टीएमसी के प्रवक्ता थे, जो गरीबी रेखा है, प्लीज मैं आपसे विनती करती हूं, झूठ मत बोलिए। गरीबी रेखा 88% नहीं, गरीबी रेखा अभी सिर्फ 22% है। हम 2021 में हैं, आप 1960 के आंकड़े मत दीजिए। वर्ल्ड पॉवर्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। इसलिए मैंने नहीं कहा और दूसरी बात, मेरी बात मैंने नहीं कहा, आप यहाँ पर प्लीज अभी आप मेरी बात सुनिए। आपने जब बोला मैंने बीच में दखल नहीं दिया, मेरी बात मुझे खत्म करने दीजिए। प्रतीक जी, दूसरी और बहुत अहम बात सुनिए, ये बार-बार कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त है। मुझे बताइए, देवयानी मुखर्जी, सुन लीजिए संजू जी, ऑडियो डाउन। संजू जी का ऑडियो डाउन। संजू जी बात तो सुनिए, वो कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद डिबेट करिए। नहीं, आपको मुझे रोकना पड़ा था आपको भी। संजू जी क्लैरिफिकेशन है, यू हैव टू लिसन। मेरी बात तो सुनिए ना। सुपर्णो जी बोलिए जल्दी, क्या कह रहे थे आप? शालीनता का पाठ हमें जी, सुपर्णो जी बोलिए, जल्दी बोलिए। एक ही बात कह देता हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ। 130 करोड़ लोगों में 88 करोड़ लोग अभी भी दारिद्र्य सीमा के नीचे रहते हैं। 88 करोड़ लोग नीचे रहते हैं, मैं फीसदी नहीं बताया। राइट, ठीक है, फीसदी और करोड़ में फर्क है। जी संजू जी बोलिए। मैं जैसे बोलना चालू करती हूं आप बीच में काट देते हैं।
या तो टीएमसी से डिबेट करवाइए, भारतीय जनता पार्टी का आपको पक्ष नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए। कांग्रेस की प्रवक्ता स्क्रीन पे है, कांग्रेस की प्रवक्ता ऑन स्क्रीन पे, कौन है कांग्रेस की प्रवक्ता स्क्रीन पर? कांग्रेस की प्रवक्ता स्क्रीन, संजू जी शालीनता के साथ, एक मिनट रुकिए, कांग्रेस की प्रवक्ता रुकेंगे। संजू जी शालीनता के साथ, बहुत शालीनता के साथ मैं डिबेट करता हूं, मैं बहुत डिबेट करता हूं। संजू जी नो डेरेक ओब्रायन ने सभ्यता दिखाई। डेरेक ओब्रायन का मतलब नहीं है, ये मेरी डिबेट है और इस डिबेट में मेरे हिसाब से और बिल्कुल कायदे से बहुत शालीनता के साथ मैं सबका सम्मान करता हूं। नहीं, देखिए मुझे नरेंद्र के ऊपर डिबेट नहीं है, बंगाल पर डिबेट है। मैं कुछ बोलूं तो आप मेरे को बोलने नहीं देते। बाकी जो टीएमसी के लोग हैं वो बंगाल छोड़कर सभी विषयों पर बात कर रहे हैं, उनको तो आप रोकते नहीं। उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? क्या ये डिबेट नरेंद्र मोदी पर है? क्या ये डिबेट नीरव मोदी पर है? क्या ये डिबेट विजय माल्या पर है? ऑडियो डाउन। संजू जी ये समझना कि हम ही सबसे ज्यादा योग्य हैं। संजू जी और सारी स्क्रीन पे लाइए। संजू जी सिर्फ ये समझना कि हम ही सबसे ज्यादा योग्य हैं, ये अपने आप में योग्यता का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, ये कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। और इस बात को शालीनता के साथ समझना चाहिए, इसको साथ शालीनता के नहीं संजू जी नो ऑडियो डाउन रहेगा और इसको बहुत शालीनता के साथ समझना चाहिए, बहुत शालीनता के साथ समझना चाहिए। विनम्र है, विनम्रता एक अपने आप में ताकत होती है, विनम्रता अपने आप में ताकत होती है। कांग्रेस की प्रवक्ता तय करेंगे आपने कितनी देर बोला, कितने सेकंड बोला है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने डिबेट ओपन होने से अब तक कितनी देर बोला आप तय करेंगी सेकंड्स में? नहीं बोला उन्होंने। और सिर्फ यह कहना कि हम ही डिबेट में बोलेंगे, दिस इज नॉट फेयर, एब्सोल्युटली नॉट फेयर एंड आई वोंट अलाउ यू। कांग्रेस की प्रवक्ता शाहिना जावेद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है आपका, आप जिस तरह से डिबेट चला रहे हैं, सारे लोगों को बोलने के मौका दे रहे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर डिबेट में समझ में ही नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। जी तो बोलिए, विषय पे आएंगे। हाँ, तो मैं बीजेपी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी वाली जो बैठी है मैडम, वो बहुत कुछ बोल रही है डेवलपमेंट के बारे में। मैं बंगाल पर आना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले उनके जो पामेला गोस्वामी, जो उनकी युवा मोर्चा की नेत्री है, वो कोकेन केस में धराई। उनके जो नेता है राकेश सिंह, वो उनका खुद कोकेन केस में उनको धरा गया। तो किस तरह का बदलाव की बात कर रहे हैं? और मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से एशिया विकास बैंक से 1.5 अरब डॉलर लोन लिया गया, वो पैसा कहाँ गया? कोरोना के नाम पर लिया गया था। पीएम फंड का पैसा का हिसाब आज तक मोदी जी देने को तैयार नहीं है। इवन 75,000 करोड़ जो रुपए था, जो भाता से काटा गया था सरकारी कर्मचारियों का कोरोना में खर्च करने के लिए। लेकिन कोरोना काल में हम सारे लोगों ने देखा हजार श्रमिक जो बंगाल के थे, अचानक नरेंद्र मोदी जी आए और कहा कि लॉकडाउन 4 घंटा के अंदर। बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है, जो गरीबी है बंगाल में, यहाँ से काफी तादाद मजदूर जो दूसरे स्टेट में काम करने जाते थे। और कोरोना काल में हमने देखा किस तरह से उनको किस तरह का सामना करना पड़ा। पैदल कोसों मील वो पैदल चलकर आ रहे। कितने बच्चों ने, कितनी माओ ने रास्ता में दम तोड़ दिया, कितने लोगों ने रेल लाइन में दम तोड़ दिया। तो उस वक्त मोदी जी चुप थे। उस वक्त मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर हो जाओ। जब हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, सब लोग सब काम खुद से कर लेंगे। युवा को वो कहते हैं पकौड़ा बेचो, तो इस तरह का वो पॉलिसी करते हैं। तो मैं प्रोफेसर अविनिजय अवस्थी जी, मैं आ रहा हूँ, मंडला आ रहा हूँ, प्रोफेसर अविनिजय अवस्थी जी। प्रतीक जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो भी कुछ कहा, उसमें आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई सार नजर आता है? वो कह रही है पीएम केयर फंड का पैसे का हिसाब क्यों नहीं देते। ये वो पूछ रहे हैं जो राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन से पैसा लेते हैं। यस करोड़ के यस बैंक के मैनेजर से पैसा। मैं बीच में नहीं बोला था, मैंने सारा सुना ना, आपकी बात सुनी, आपको बीच में नहीं टोका मैंने, आपको बीच में नहीं टोका। ये वो पार्टी है China, you have to listen. China, you have to listen now. Now you have to listen. You have to listen. सुनना तो पड़ेगा, डिबेट में आना है तो ये हाँ सुनना तो पड़ेगा जी। ये वो पार्टी है, क्यों बुलाते हैं? बीजेपी से एक जन को बुलाइए, तब कांग्रेस से भी 2 जन बुलाइए। बिल्कुल,
आप पहले पैनल देखिए कि 3 और 2 ही मिलेगा, 3 और 2 मिलेगा आपको। राजनीतिक विश्लेषक भी तो बीजेपी के ही प्रवक्ता है। कौन कौन? जो आपके राजनीतिक विश्लेषक है वो तो पूरा बीजेपी का प्रवक्ता बने हुए हैं। अच्छा वो तो ठीक कोई है। राजनीतिक विश्लेषण की तरह बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और मंडल जी कहाँ है? मंडल जी कहाँ पे है? प्रतीक जी, मंडल जी कहाँ? रुकिए। हाँ हाँ, प्रतीक जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हो, किसी के प्रवक्ता हो, उसकी बात छोड़ दीजिए। आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे को पकड़ लीजिए आप कि मैं झूठ बोल रहा हूं। क्या ये सच नहीं है कि चीन नहीं से प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर अविनिजेश, मुझे जरा इनसे बात करने दीजिए 1 मिनट मुझे, क्योंकि ये तो मेरे पैनल पे सवाल कर रहे हैं। डिबेट इसी पे हो जाए, एथिक्स पे ही हो जाए, डिबेट की एथिक्स पे ही बात करनी है इन्हें। आपने कहा कि बीजेपी के 2 प्रवक्ता हैं, ये छूट है किसी को भी राजनीतिक विश्लेषक लिखने की, और ये मैं तय करूंगा, ये डिबेट में मैं तय करूंगा, ये आप नहीं तय करेंगी कि कौन कौन किसका है, कहां पे है। आपको मैंने आदर के साथ बुलाया, मैंने आपको आदर के साथ बुलाया, नहीं मैंने आपको आदर के साथ बुलाया, आप मेरी डिबेट में पैनलिस्ट हैं। मंडल साहब कहां पे हैं? मंडल साहब के बारे में तो आपने नहीं बोला। आप खुद कांग्रेस से, टीएमसी विपक्ष को, मैंने इस पैनल में पांच लोग हैं, 3 लोग विपक्ष से हैं और 2 लोग उससे। अगर आप अपने मौके का फायदा नहीं उठा पाती हैं वक्त में और ढंग से नहीं अपनी बात रख पाती हैं, इसमें मेरा कोई कष्ट नहीं है। ये दिस इज योर व्यू। प्रोफेसर विजय अवस्थी। मैं प्रतीक जी, जो सवाल उठाए कांग्रेस के प्रवक्ता ने, मैं वाकई उनका जवाब देना चाहता हूं, और कहीं मैं झूठ तो जरूर बोले, मुझे पकड़ लें। ये क्या सच नहीं है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में उस चीन से पैसा लिया गया जिसके बारे में रोज उछल करके राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली, और चीन ने हमारी जमीन ले ली इसलिए नरेंद्र मोदी गद्दार है। तो जो बताइए, जो 38,000 करोड़ किलोमीटर जवाहरलाल नेहरू ने दे दी थी, उनको आप क्या कहेंगी? उनको तो, उनके साथ तो कई बार महा लगाना पड़ेगा गद्दार के साथ। इसलिए आप अपने आप को कहिए, नरेंद्र मोदी पर एक व्यक्ति, शरद पवार जैसा व्यक्ति जो विपक्ष का व्यक्ति है, वो भी कहता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में एक पैसे का भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। आप वहां करिए ना जहां पर गुंजाइश हो, जहां पर एक पैसे की भी गुंजाइश नहीं है, वहां पर आप उठाते हैं। इसलिए आपको जनता ने बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है। जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल में कांग्रेस ना 3 में ना 13 में, इंडियन सेक्युलर फ्रंट से, वो सीपीएम से और इंडियन सेक्युलर फ्रंट से अपोजिशन है बंगाल में। वो पार्टी जो कहती है कि मुझे 90% मुसलमानों के वोट चाहिए, और वो कहती है धर्मनिरपेक्ष हूं मैं। कमलनाथ कहते हैं कि मुझे 90% मुसलमानों के वोट चाहिए, और धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़ती है वो। और ये जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आप झूठ बोलेंगे तो मीठा बोले चाहे कड़वा बोले, झूठ रहेगा। मोइत्रा साहब, सुपर्णा मोइत्रा साहब, आपको मैं बता दूं कि आप कितना भी चाशनी लगा के बोल लें, ये सच है कि पंचायती इलेक्शन में हाई कोर्ट को कहना पड़ा, कोलकाता हाई कोर्ट को, कि ऑनलाइन नॉमिनेशन हो जाए, क्योंकि आपकी पार्टी बाकी पार्टी के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी, मार रही थी। ये सच है कि वहां पर लगातार अपीजमेंट हुआ। ये सच है कि वहां पर रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया जाता। आज परिवर्तन यात्रा नहीं, आप तो रामनवमी का जुलूस तक नहीं निकालने देते। ये सच है, और इसलिए बंगाल की जनता ने संकल्प लिया है। आप मीठा बोल करके कुछ नहीं कह सकते, ये सच है, मैं मानता हूं। मैं रोकना चाहता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन चाइना जी, आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा प्रोफेसर अविनिजेश से कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा में मौजूदा स्थिति बताइए बीजेपी की। आपको तो उन्होंने 3 और 13 में बता दिया, ये सवाल आपने क्यों नहीं पूछा? ये सवाल आपको पूछना चाहिए था प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी से कि इस समय विधानसभा में, बंगाल की विधानसभा में बीजेपी की स्थिति। संजू जी आ रहा हूं, आपसे जरूर पूछूंगा, नाराजगी थोड़ी ना, आ रहा हूं। एक वक्त बस एक कप छोटे से चाय का पीता हूं, वक्त तो लौटता हूं, फिर बातचीत शुरू करता हूं। बगैर किसी औपचारिकता के, क्योंकि वक्त सिर्फ पैनल पे 5 मिनट का है और 5 ही लोग बोलने वाले हैं, बगैर किसी औपचारिकता के मनोजीत मंडल आपके पास, देन उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता। 1 मिनट है आपके पास जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन 2-3 शब्द कहूंगा, भी काफी होगा। कल ही हम देखा एक देश की स्टेडियम, देश की प्रॉपर्टी एक साहब खुद के नाम पे कर लिया है। तो आज भी चैनल पे दादा तथ्यों के साथ मैं टोक दूंगा, तथ्यों के साथ कहेंगे, आप तथ्यों के साथ कहेंगे तो मैं नहीं मान लूंगा। नरेंद्र मोदी के नाम पे एक स्टेडियम बने, ये हम देखा कल ही देखा, वही बात हम कह रहे हैं। तो अच्छा है, कोई बात नहीं है।
आज भी टेलीविजन पे अभी देखा, अभी तथ्य है, 15 मिनट पहले के एक मोहतरमा कह रहे कि मेरे को स्क्रीन दे दो पूरा पूरा। ये भी हम देखा। इसी को हम साहब कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत आधा फसिस्ट जिसको हम कहते हैं, इसी का एक बहुत ही छोटा निदर्शन हमने देखा है। देश में इसी का माहौल चल रहा है। सोनार बांग्ला की बात करते हैं। सोनार बांग्ला गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का एक गाना था जो बांग्लादेश की राष्ट्रगीत है। तो इन लोगों का बांग्लादेश के साथ इतना खराब संबंध है, बांग्लादेश को इतना इन लोगों ने क्या बोलते हैं, इतना नापसंद करते हैं। फिर भी सोनार बांग्ला क्यों? सोनार बांग्ला हमारे देश को पहले बनाओ। सोनार बांग्ला बंगाल में है, सदियों से है, सालों से संजू वर्मा। प्रतीक जी, मैं ये बात आपके दर्शकों को कहना चाहती हूं साफ साफ कि बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 2011 में, बीजेपी का वोट शेयर 2011 में सिर्फ 4% था। 2011 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 10% था। पर 2016 और 2019 के बीच में जो बढ़ोतरी हुई, आपको पता है लोकसभा 2019 में बीजेपी का बंगाल का वोट शेयर था 41%, हमको 18 सीटें मिली थी, सिर्फ टीएमसी से 4 सीटें कम, टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। मुझे लगता है टीएमसी का वो हाल है, सावन के अंधे को हर कुछ हरा नजर आता है। रस्सी तो जल गई पर बल अभी तक नहीं गया। ये लोग ये देख नहीं पा रहे हैं कि 2021 मई में टीएमसी को रफा दफा किया जाएगा। आज मैं बता दूं टीएमसी के प्रवक्ता को, नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर आ गया है यूके कोर्ट से। तो ये मत कहिए कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। दिसंबर 2018 में यूएई से क्रिश्चियन मिशेल को मोदी सरकार ने एक्स्ट्राडाइट करवाया था। विजय माल्या की जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है, उनको भी जल्द तिहाड़ जेल बुलाया जाएगा। आप नीरव मोदी और माल्या की बात छोड़िए, मुझे बताइए कि शारदा घोटाले के सुदीप्तो सेन, देवजानी मुखर्जी को क्या आपने जेल भेजा? रोज वैली स्कैम के गौतम कुंडू को क्या ममता बनर्जी ने जेल भेजा? क्या आपने नारदा घोटाले के जो आरोपी हैं उनको जेल भेजा? नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, बंगाल में सत्ता में ना होने के बावजूद हमने 80 लाख बंगाल की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए हैं। हमने 3.5 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले हैं बंगाल के गरीबों के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 लोगों को घर दिलवाए हैं और 1.5 लाख लोगों को घर दिए जाएंगे। इस बजट में 75 किलोमीटर का हाईवे का एलोकेशन बंगाल के लिए हुआ है, जिसके लिए 25,000 करोड़ का एलोकेशन दिया है। तो बंगाल में टीएमसी सत्ता में होने के बावजूद आपने विकास नहीं किया। मोदी सरकार सत्ता में ना होने के बावजूद बंगाल में हमने बंगाल की जनता के लिए प्रतीक जी ये जान ले। प्रतीक जी एक ही बात कहूंगा, प्रतीक जी आखिर में एक ही बात कहूंगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। क्या बात है दादा, आपने तो बिल्कुल एकदम बंगाल वाली स्टाइल में बोला है, ये पब्लिक है, सब जानती है, और उसके बाद कुछ बोलना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं बोलना है। क्या बात है, सब में तो छोटे में ही सब कुछ कह दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता शाहीना, और क्या बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, बंगाल के लोग बहुत समझदार है। बंगाल की राजनीति धर्म और जात पात में नहीं रुकी हुई है। और बीजेपी वाले जो बार बार कह रहे हैं सोनार बांग्ला, मुकुल राय को क्यों नहीं सीबीआई जांच के लिए भेजा जा रहा है? क्योंकि वो उनके पार्टी में आए। अर्जुन सिंह जो वोट तक नहीं होने देते, पंचायत इलेक्शन में पूरा रोक के रखते, लोगों को वोट पोलिंग बूथ में जाने नहीं देते, नॉमिनेशन नहीं करने देते, आज आपके पार्टी में आए हुए हैं। आप लोग जो बंगाल का जो रक्त चरित्र देखते हैं, इलेक्शन में जो जिस तरह का वायलेंस होता है, सारे लोग तो आज बीजेपी में गए हुए। क्या बदलाव लाएंगे आप लोग? और प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी, कांग्रेस का वक्त, प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी, प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी ने सबसे ज्यादा मुस्कुराया है आज, सबसे ज्यादा मुस्कुराए हैं आज प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी। बोलना चाहिए ना, बहुत अच्छा लगता है जी। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से एक ही बात कहूंगा कि आज इन्होंने कहा बंगाल के मतदाता बहुत समझदार है। चुनाव के रिजल्ट के बाद भी ये रखना कि हाँ मतदाता समझदार है, फिर ये मत कहना सुपरफिशियल थे, उनको समझ में नहीं आई, उनको कुछ पढ़े लिखे नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मोहित्रा साहब, हमारी बात संजू वर्मा की और मेरी बात आपको कड़वी लगती होगी, क्योंकि सच कड़वा होता है। आप मीठा बोलिए, झूठ बोलिए, लेकिन जनता है वाकई कड़वा हो, लेकिन सच बोलना चाहिए।
बड़ी साफ सी बात है, इसमें कहीं किसी तरीके की बात नहीं है। संजीव वर्मा ने जो आंकड़े रखे उनको आपने कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए था कि क्या वो आंकड़े गलत हैं क्या। अगर आप वो गलत करते तो पब्लिक जानती उसको कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बिल्कुल डिबेट में बिल्कुल ऑन टाइम आपने मुझे बहुत अच्छा कर दिया। वक्त बस आज इतना ही, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए हमारे साथ।